तो नमस्कार दोस्तों। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब तो आप जानते ही हो, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब आप समझते होंगे, ऐसा न्यूक्लियस जो अल्फा बीटा गामा जैसे पार्टिकल निकालता रहे तो उसको हम रेडियो एक्टिव कहते हैं, ठीक है। रेडियो रेज जो निकालता है, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होता है, सेम एलिमेंट है पर उसका एटॉमिक मास अलग अलग हो तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप को दूसरा टर्म में अगर हम कहें तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड भी कह सकते हैं या रेडियो आइसोटोप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अदर नेम है। तो इस तरह के जो न्यूक्लियाइड होते हैं, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं, उसमें एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन होता है जो नॉर्मल एटम होता है उसकी तुलना में, ठीक है। जैसे नॉर्मल एटम में मान के चलो, एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन जो है, प्रोटियम भी नाम से जाना जाता है इसको, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है बस, ठीक है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ न्यूट्रॉन है नहीं, तो इसका मास जो प्रोटॉन का है वही आ जाता है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे एक न्यूट्रॉन बढ़ा देने से इसका मास क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। हालांकि ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। और रही बात यहाँ पे ट्राइटियम की, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन यहाँ मौजूद होता है न्यूक्लियस में। देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें अनस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। इन तीनों में से स्टेबल कौन है, केवल हाइड्रोजन। ये दोनों क्या है, अनस्टेबल है ना। तो ये स्थिति आप देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। रेडियो आइसोटोप अपनी अनस्टेबिलिटी के कारण क्या करता है, एक्सेस जो एनर्जी होती है इसके पास उसको खर्च करता है। अब ये हाइड्रोजन की बात केवल नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, लगभग सभी के आइसोटोप आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सेस एनर्जी है या अनस्टेबल वाला जो फॉर्म है, वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को 3 तरह से खर्च करता है। एक तो गामा रेडिएशन निकाल के, जो कि न्यूक्लियस से निकलता है, ठीक है। इसी तरह से कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का होता क्या है कि न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ में होता है यहाँ इंटरेक्शन। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है अपना पोजीशन चेंज कर देता है, ठीक है, अपना पोजीशन चेंज कर देता है। तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस की एनर्जी खत्म होगी कि नहीं। न्यूक्लियस यहाँ पे काम कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है। सपोज मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन अपना कन्वर्जन कर ले रहा है, मतलब कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जा रहा है, ठीक है, अपना स्पिन को घुमा ले रहा है। तो यहाँ इस तरीके से भी क्या होगा, एक्सेस एनर्जी जो है खर्च होगी। इसी तरह से एमिट अ न्यू पार्टिकल, जैसे अल्फा पार्टिकल निकालना, बीटा पार्टिकल निकालना। अल्फा पार्टिकल हीलियम के नाभिक के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन निकाल दो हीलियम से तो अल्फा पार्टिकल बन जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलना मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलना, ठीक है। बीटा पार्टिकल क्या होता है, देखो बीटा पार्टिकल ये न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन है, इसको बीटा माइनस पार्टिकल भी कहते हैं। जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है यही क्या होता है, बीटा पार्टिकल होता है, ठीक है। दिख रहा है जी, दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, बीटा पार्टिकल, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से निकलता है, इसके एटॉमिक मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 था, प्रोटॉन का भी मास नंबर 1 ही है, तो उसका मास तो सेम रहता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या निकलता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जो है इससे निकल जाता है, जिसका मास नगण्य होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, न्यूक्लियस से। मैंने इसको क्या कहा था, ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या बता रहा है बीटा पार्टिकल, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन आया है, वो आया है आपका न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में कन्वर्जन से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। ये जो प्रोसेस है वो क्या है, रेडियो एक्टिव डीके है। अब रेडियो एक्टिव डीके के बाद में क्या होता है, एक स्टेबल न्यूक्लियाई हमको मिलता है, ठीक है। जितना अनस्टेबिलिटी थी वह एटम का न्यूक्लियस है वो खो चुका है, तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टेबल न्यूक्लियाई हमको देखने को मिलेगा।
अब ओकरेंस, अब देखते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। वैसे तो आइसोटोप जो है नेचुरली कई जगह मतलब पाए ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन नेचर के साथ साथ आर्टिफिशियली भी, मतलब कृत्रिम रूप से भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, कृत्रिम रूप से भी क्या कर सकते हैं, इसको बनाया जा सकता है न्यूक्लियर रेडिएशन या रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे थे ऑकरेंस एक तो न्यूक्लियर रिएक्शन से बनेगा, एक साइक्लोट्रॉन के अटैक से बनेगा, और ये क्या है, पार्टिकल एक्सीलरेशन या फिर रेडियो न्यूक्लाइड जनरेटर, दोनों एक ही चीज़ है। पार्टिकल को एक्सीलरेट किया जाता है, एनर्जी दिया जाता है, तब भी कुछ इस तरह से रेडियो आइसोटोप बनते हैं। ठीक है, अब तक जितने भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप ज्ञात हैं उसमें से ऐसे रेडियो आइसोटोप जिनका जो हाफ लाइफ टाइम होता है 60 मिनट से ज़्यादा, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा हो, उनकी संख्या लगभग 730 है। उसमें से भी 32 जो हैं वो ऐसे आइसोटोप हैं जो पृथ्वी के बनने से पहले के हैं, मतलब पृथ्वी का निर्माण जब हुआ उससे पहले के ऐसे आइसोटोप हैं जो पहले से ही हैं, तो वो है आपका 32। ठीक है, और इसके अलावा 60 रेडियो न्यूक्लाई ऐसे हैं जो पृथ्वी में अदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के टूटने से या फिर रेडिएशन से बने हैं। तो दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटेगा तो दूसरा क्या बनेगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पे होती है। और जो आर्टिफिशियल है, लगभग देख लो यहाँ पे 2400 रेडियो न्यूक्लाई ऐसे हैं जिनका हाफ लाइफ क्या है, 1 मिनट से कम है, सॉरी 1 घंटे से कम है। मतलब ये क्या हो जाते हैं, डिके कर जाते हैं, जिनमें से अधिकतर क्या होगा, आर्टिफिशियली तैयार किया गया है। ठीक है, आर्टिफिशियली तैयार है। अब देख लेते हैं ओरिजिन, तो यहाँ पे मैं डिटेल इसको लिखा नहीं हूँ। ठीक है, ओरिजिन में पहला है प्रीमोर्डियल रेडियो न्यूक्लियाइड। ये क्या है, जिस समय बिग बैंग थ्योरी हुई होगी, पृथ्वी के बनने का जो से जस्ट पहले का जो स्थिति था, उस समय सुपरनोवा ये सब चीज़ जो होता है ना, स्पेस में जो घटनाएं घटती हैं, तो उन घटनाओं से निर्मित जो आइसोटोप होंगे उसको हम ये कहते हैं, मतलब पृथ्वी के बनने से पहले। ठीक है, इसी तरह से सेकेंडरी रेडियो आइसोटोप है, जो एक रेडियो आइसोटोप के टूटने से या फिर क्या बोलना चाहिए, रेडियो एक्टिव डिके करने के बाद में दूसरा बना सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंड से थर्ड भी बन सकता है। तो इस तरह के रेडियो न्यूक्लाई को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रेडियो न्यूक्लाई कहते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही बने हों। ठीक है, और कॉस्मोजेनिक, कॉस्मिक रे के इफेक्ट के कारण जो बना है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कार्बन 14। ठीक है, कॉस्मिक रे के इफेक्ट के कारण जो निर्मित है, ऐसा रेडियो न्यूक्लाई को हम क्या कहते हैं, कॉस्मिनोजेनिक कहते हैं। न्यूक्लियर फिजन, जो न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं उसमें भी कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उसमें से भी कुछ रे निकलते रहती है, इसलिए न्यूक्लियर वेस्ट को ऐसी साधारण जगह में नहीं फेंका जाता। और न्यूक्लियर फिजन होने के बाद में जैसे यूरेनियम हम देखे थे, यूरेनियम के टूटने से 2 फ्रेगमेंट बन रहा था, हालांकि वो रेडियो एक्टिव नहीं था, लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हैं जिससे क्या निकलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही बनते हैं। ठीक है, अब सिंथेटिक, तो सिंथेटिक हमने देखा है बहुत सारा, 2400 से की संख्या में से जो अधिकतर संख्या है वो क्या है, सिंथेटिक है। तो इसका एग्जांपल है अमेरिकम 241। ठीक है, ये तो हो गया आपका ओरिजिन। अब यूज़ क्या है, बहुत यूज़ है भाई, इसका बहुत यूज़ है। न्यूक्लियर बैटरी, ठीक है, न्यूक्लियर बैटरी मतलब बैटरी में हम क्या करें, देखो नाभिकीय रिएक्टर के बारे में आपने पढ़ा है, वहाँ पे क्या आपने देखा कि वहाँ यूरेनियम 235 से हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो ठीक वैसे ही न्यूक्लियर बैटरी को ही डिजाइन किया जाता है जिससे हमको करंट जो है मिलता है। ठीक है, बायोलॉजी में हम देखते हैं कार्बन डेटिंग के द्वारा किसी भी पुरानी वस्तुओं का एज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रेसर टेक्निक होता है। ठीक है, जिसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। ट्रेसर टेक्निक होता है जिसकी सहायता से वो कितना पुराना है, वो सब्सटेंस कितना पुराना है, उसमें उपस्थित C14 को एनालिसिस करके निकाला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड लिया जाता है ना। फिजिक्स में एक्सरे फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे क्या करते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड डिटरमाइन करते हैं, है ना, किसी केमिकल कंपाउंड का क्या स्थिति है, उसका कंपोजिशन क्या है,
तो ये फिजिक्स में आप या केमिस्ट्री में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। बायोलॉजी में भी बायोलॉजिकल मेडिसिन के रूप में, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन दिया हुआ है, डायग्नोसिस करना है, ट्रीटमेंट करना है, उसके साथ साथ रिसर्च भी अगर आपको करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप के द्वारा संभव हो पाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि बायोलॉजी की स्थिति में देखें तो फिर जो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद में, है ना, उसमें का ऑक्सीजन कहाँ का ऑक्सीजन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। या ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होता है या फिर ग्लाइकोलिसिस होता है, तो उसमें जो CO2 निकलता है वो कहाँ का होता है। ये सब चीज़ देखते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, कोबाल्ट-60 इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। होता क्या है, कुछ कुछ फूड जो होते हैं जिसको लंबे समय तक प्रिजर्व करना है, तो उसके ऊपर में हम इसका लेप लगा देते हैं या उसके डब्बे के अंदर पैक कर देते हैं, तो उसमें ख़राब होने की संभावना कम हो जाती है। इंडस्ट्री और माइनिंग, बहुत सारी इंडस्ट्री है, माइनिंग का काम होता है, वहाँ पे इन आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है स्टडी करने के लिए। स्पेस क्राफ्ट में, अब स्पेस क्राफ्ट जो भेजते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कुछ स्पेशल आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है बनाने में, यूज़ करने में, ठीक है। और फ्यूल के रूप में भी कई जगह यूज होता है। यूज़ तो बहुत ज़्यादा है, आप बस यूज टाइप करो, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज टाइप करो, आपको पूरा लिस्ट मिलने वाला है, तो आप गूगल कर लो और ऐड कर लो यहाँ पे, ठीक है। कई लोग पूछते हैं सर नोट्स सफिशिएंट है कि नहीं। देखो मैं होता क्या है, स्थिति क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये समझा देता हूँ। आगे आपको कितना लिखना है ये आप डिसाइड करना, है ना, मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो जितना आपको मटेरियल मिलता है उतना आप जो है लिखो। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।